चले बउआ, आपका पहला क्लास है बाबू। हाँ, देखिए, बाकी लोग तो पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। जब टॉपिक शुरू किए थे बाबू, इंग्लिश में जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, पहला, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब। यहीं से पढ़ाई शुरू होता है। मतलब पहले वर्ब को पहचाना जाए, पूरे इंग्लिश का बेस है ये, पहचानना। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक शुरू होगा उसका नाम होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जान पहचान। पहले वर्ब को पहचानेंगे, फिर बाकी सबको पहचानेंगे। वर्ब में काफी कुछ पहचानने के लिए है। उसके बाद अलग अलग टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब शुरू किए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब में ये बता चुके हैं कि जो जो वर्ब होता है, बेसिकली डेफिनेशन भूल जाइए। कोई भी वर्ब है जो काम करता है वो वर्ब है। वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आप लोग को ध्यान में क्या रखना है, आपके स्तर से जिस जिस वर्ड का भी 5 फॉर्म होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। अब इसके अंदर का डाटा ध्यान में रखना है। वर्ब का 5वां रूप सिंगुलर होता है, अंत में लगा रहेगा। और टाइम इसका क्या होता है, प्रेजेंट। वर्ब के पास दो चीज होता है, नंबर और टाइम। दो चीज होता है, नंबर और टाइम। तो नंबर इसका सिंगुलर है, टाइम प्रेजेंट है। फर्स्ट का नंबर प्लूरल है और टाइम प्रेजेंट है। तो नंबर सिंगुलर और टाइम क्या है, प्रेजेंट। टू का जो नंबर है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और टाइम कैसा है, पास्ट। मतलब पास्ट में बात करता है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। 3 और 4 के पास एक लॉस है, इसके पास ना टाइम है ना नंबर है। ना टाइम है ना नंबर है। तो इसको, इसके आगे हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा टाइम क्या है और नंबर क्या है। आप यहाँ से काफी कुछ समझ सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा, मतलब वर्ब 3 और वर्ब 4 तो लीगल वर्ब है ही नहीं। वास्तव में वर्ब नहीं है वो, लीगली वो वर्ब नहीं है। लीगल वर्ब इतना ही है, 1, 2 और 5। 3 और 4 के नाम को भी आप देखेंगे, इसके नाम में लगा रहता है पार्टिसिपल। कभी गौर किए हैं? पांचों रूप का नाम याद रखिएगा। इसका नाम होता है प्रेजेंट, इसका नाम होता है पास्ट, इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम होता है, पास्ट पार्टिसिपल। इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसका नाम फिर होता है प्रेजेंट। तो ध्यान से सुनना, पहला प्रेजेंट, पांचवा प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, पास्ट है। और इस दोनों के नाम के अंत में क्या लगा हुआ है, पार्टिसिपल। क्या नाम लगा है, पार्टिसिपल। आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि अच्छा, ये दोनों का कुछ ना कुछ तो झोल झाल चल रहा है। ये दोनों लीगल वर्ब है ही नहीं, ये आगे पता चलेगा, बट शुरुआत में कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। ध्यान में, पहला रूप सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल। कंफ्यूजन किस चीज का होता है, प से पहला, प से प्लूरल। पांचवा क्या है, सिंगुलर। दूसरा क्या है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तीसरा और चौथा के पहले हमेशा क्या लगा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया था। पहला बांटा गया था मॉडल्स, और दूसरा बांटा गया था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स की संख्या है 13, जो हम लिखवा दिए थे, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और आउट टू। और कुछ भी बताए नहीं इसके बारे में। 13 मॉडल याद है छोटी, 13 मॉडल याद है? नहीं तो तुम्हारा ध्यान अभी कहाँ था, सुनना। ठीक है, पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सुनना। ध्यान से सुनो, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और आउट टू। चलो बोलो। नहीं होगा, 13 नहीं हो पाएगा, अनुभव से बोल रहे हैं, ट्राई करके दिखाओ। नहीं हुआ ना? ध्यान, फोकस, फोकस यहाँ लेकर, बड़ा मुश्किल है बेटा, फोकस को लेके आना। फोकस को लेके आओ धीरे धीरे, अभी बिखरी हुई है। रील्स का आदत है, हर 10 सेकंड में मास्टर बदल देना है, तो थोड़ी होगा। हमको तो स्वाइप भी नहीं कर सकते। Can could, shall, should, will, would, must, might, मे, माइट, मस्ट। may, might, must, और need, ought to, डेयर और यूज टू। dare. नीड के बाद डेयर बोला जाता है, यूज टू और आउट टू। अच्छा, इस चीज को बैठाने के लिए आप लोग को याद नहीं करना है। देखो फिर गलत काम कर रही हो। आप लोग के अंदर मेमोरी पावर अब नहीं है, मेरी बात को मानिए। आपका मेमोरी पावर समाप्त हो गया था 8, 9, 10 में ही। अब आप चीजों को समझ सकते हैं। आपके पास लॉजिक बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, लॉजिकल ब्रेन है ना आपका, तब किसी 15 साल से ऊपर है। तब आप जरा गौर से देखिएगा, तो कुछ वर्ड का पेयर है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, पेयर हो गया। एम से 3 है, मे, माइट, मस्ट। जब भी आप एम बोले तो आपके दिमाग में जगह 3 वर्ड एक साथ बोलना है, मे, माइट और मस्ट। फिर दो का पेयर होता है, नीड और डेयर। और दो गए जिसमें टू लगा हुआ है, यूज टू और आउट टू। एक बार ध्यान से इस पूरे सेक्शन को देखिएगा, चीजें दिमाग में एकदम छप जाती हैं, और वो हमेशा याद रहता है। रटने की क्षमता नहीं बेटा, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। छोटा बच्चा जब पढ़ता है ना, उसको कहा जाता है कि बोल के पढ़ो, क्योंकि वो समझ नहीं रहा, रट रहा है। और आप जब पढ़ते हो तो कोई नहीं कहेगा बोल के पढ़ो, कहा जाएगा देखो शांति से। तो आपको देखना है, दिमाग में छापना है, मैप करना है दिमाग में, बहुत शांति से देखो, पता चलेगा। ठीक है, याद याद होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या है 11, इसकी संख्या है 13, इसकी संख्या है 11। 11 में हमारे पास सबसे पहला है इज, आर, एम, और यहाँ वाज और वर। यहाँ हमारे पास डू, डज, और यहाँ पे है डिड। यहाँ पे है हैव, हैज, और यहाँ पे है हैज। पता चल जाएगा डाटा से
ये पास्ट दिखाएगा, ये पास्ट दिखाएगा, पास्ट दिखाएगा, और ऊपर वाले क्या दिखाएंगे, प्रेजेंट। मतलब हेल्पिंग वर्ब के पास भी दो क्वालिटी है, प्रेजेंट और पास्ट। जिसके जिसके अंत में एस लगा है सब सिंगुलर है। जैसे डज के अंत में एस लगा है तो डज क्या है, सिंगुलर है। हैज के अंत में एस लगा है तो हैज क्या है, सिंगुलर है। अब हम बताए थे कि इसको कुल मिला के क्या फैमिली का नाम है, बी फैमिली। पूरे इंग्लिश में अगर कहीं कहा जाए बी फैमिली मतलब क्या होता है, इज एम आर वाज देयर। इस फैमिली का नाम क्या है, डू फैमिली, और इस फैमिली का नाम क्या है, हैव फैमिली। और कल ये भी पढ़ा दिए थे कि हैव जो है, ये हैव और ये हैव अलग अलग है। ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हैव वास्तव में क्या है, मेन वर्ब। मतलब आपको दो तरीका का हैव मिलेगा इंग्लिश में। एक हैव जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, एक हैव जिसका अर्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति लिखता है आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन लंच, इस हैव का कोई अर्थ नहीं है। बट कोई व्यक्ति अगर कहता है आई हैव अ कार, का अर्थ है पास होना। तो जब अकेले आएगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, अकेले कोई वर्ब नहीं रहेगा, तो कैसा काम करेगा, मेन वर्ब जैसा। और जब किसी मेन वर्ब के साथ आएगा तो कैसा काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब के जैसा। बतला दिए थे कि डू फैमिली क्या काम करता है। वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं और हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो कौन आता है, डू फैमिली। है फैमिली क्या करता है, टाइम। क्या दिखाता है, टाइम। अगर आप प्रेजेंट में खड़े हैं और प्रेजेंट से थोड़ा सा पीछे आना है तो कौन लगता है, हैव। पास्ट में खड़े और पास्ट से पीछे जाना है तो क्या लगता है, हैव। इतना बता दिए थे, इतना सबको छूटा हुआ है, किसे लिख लीजिएगा, समझा देंगे। अब आज हम लोग को पढ़ना है बी फैमिली। थोड़ा खतरनाक चीज है, टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया जाए। कॉपी निकालिएगा और लिखिएगा बी फैमिली। काफी कुछ आज समझने को मिलेगा इसमें। बी फैमिली, बी फैमिली। ध्यान से देखा जाए, पढ़ाई यहाँ से शुरू किया जाए। जो भी डाटा दिमाग में है वही आपके काम आएगा हमेशा, तो डाटा को दिमाग में प्रोसेस रखिएगा। छोटी शिवानी, हैव फैमिली के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है, मेन वर्ब का। कॉपी मत देखो प्लीज, बहुत खराब स्थिति है। वर्ब 3 कौन सा रूप लगेगा, अच्छा कल लिखवाए थे ये चीज। हैव फैमिली के बाद मेन वर्ब का रूप तीसरा। डू फैमिली के बाद पहला। पहला। देखो बेटा, ये सब वो डेटा है ना कि छोटा सा चीज है, बट ये दिमाग में एनी टाइम रहना चाहिए। बेसिकली अगर डू फैमिली आ गया तो डू फैमिली के बाद मेन वर्ब का कौन सा रूप आएगा, पहला। और हैव फैमिली के बाद मेन वर्ब का कौन सा रूप आएगा, तीसरा। कंठस्थ याद होना चाहिए, ये कभी बदलने वाला नहीं है। अगर कभी भी जिंदगी में हैव के किसी रूप के बाद वर्ब का तीसरा रूप नहीं देखी तो समझो वाक्य क्या है, गलत है। ठीक है, असंभव है। डू फैमिली के बाद पहला रूप नहीं देखे तो वाक्य क्या है, गलत। अब आते हैं बी फैमिली। सर ध्यान से देखा जाए, यहां पहला लफड़ा है। सबसे पहले लिखा जाता है बी फैमिली के बाद वर्ब या तो अपने चौथे रूप में रहेगा या वर्ब अपने तीसरे रूप में रहेगा। बी फैमिली के बाद वर्ब दो रूप में रह सकता है, थर्ड और फोर्थ। आप यही डिसाइड कर लेंगे कि ये थोड़ा लफड़ेबाज चीज है। जब हम आपको डू फैमिली पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि डू फैमिली के बाद वर्ब फर्स्ट रूप में आएगा, है फैमिली के बाद वर्ब थर्ड रूप में आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं था। 3 और 1, यहाँ पे कंफ्यूजन है। 4 और 3, कहानी को समझा रहे। किसी भी बी फैमिली के बाद अगर वर्ब का चौथा रूप लगा है तो ये कंटिन्यूटी दिखाता है। क्या दिखाता है, कंटिन्यूटी। काम में एक ऐसे कंटिन्यूटी आएगा जैसे हम लिखते हैं ही इज प्लेइंग, हम लिखते हैं आई हैव बिन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स। कंटिन्यूटी है कि नहीं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। बी का कोई रूप आया ना, बिन। बिन के बाद क्या आया, वर्ब। अपने आप चीजें आ जाएंगी, क्लियर कट आ जाएंगी। ये हमेशा माइंड में होना चाहिए। बी प्लस भरपूर कंटिन्यूटी दिखाएगा। अच्छा, बी का 5 रूप ध्यान में है सर, कल बी का 5 रूप लिखवाए होंगे, कल थे क्लास में। जब हैव का 5 रूप लिखवाए थे, डू का 5 रूप लिखवाए थे, तो बी का भी 5 रूप लिखवाए होंगे। नहीं ध्यान में है, सोचिए कि क्या। जरा कॉपी पलटिए फटाफट, कल का पढ़ाई रिवाइज कीजिए। बेस बेस पूरा पढ़ाई ऊपर नीचे हो जाएगा। He was in the is. बस इतना ही, इतना ही याद करना है। हमको आश्चर्य होता है कि कैसे याद नहीं हो सकता इतना चीज। तुमको याद है, हो गया सर, ध्यान में आ गया, नहीं मिला। क्या क्या लिखा हुआ है, बस यही ध्यान में आ गया, ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, देखिए
इधर आपका दिमाग कल की चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट किया है कोई बात नहीं होता। क्लास में आने के, टीचर का पढ़ाई शुरू करने के पहले हमेशा पेज पलट के पहले का पढ़ाई रिवाइज कर लेना चाहिए, वो इतना फायदा करता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर कि आपको भगवान कितना क्षमता दिए है दिमाग, और ये कहने में हमको कोई हेजिटेशन नहीं है, और हम इसके एग्जाम्पल है। हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, पहला प्रॉब्लम हमको स्टैमरिंग का बीमारी है, हम हकलाते हैं। हम तब से बोल रहे हैं आपको, हम स्टैमर करते हुए दिखे हैं? नहीं दिखे। हम इस पे काफी वर्क किए हैं, बहुत मेहनत किया गया है इस पे, तब हम आज फ्लुएंसी में बोल पा रहे हैं। अगर अभी हम थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे ना, कि हम प्लानिंग छोड़ देंगे, तो हम स्टैमर करने लगेंगे। मतलब हम प्लानिंग करके आपको पढ़ा रहे हैं, पहला चीज क्षमता समाप्त। दूसरा, मेरे पास रिमेंबर का पावर नहीं है, रिमेम्बरेंस पावर मेरे पास नहीं है, हमको चीजें याद नहीं थी, ठंडी लग रहा है, ठीक है लगेगा तो बताना। मेरे पास याद करने की क्षमता नहीं है, और हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें वर्ड याद करना पड़ेगा, इडियम्स याद करना पड़ेगा। अच्छा, रोज पढ़ाते समय हम एक दो वर्ड बता देते हैं, हम वोकैब याद नहीं किए। तो हर चीज आपके पास क्षमता भगवान का दिया हुआ, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। मुद्दा है कि आप उस पर वर्क कितना करना चाहते हैं। एक क्षमता अगर भगवान नहीं दिए तो दूसरा क्षमता दिए हैं। मेरे पास याद करने की क्षमता नहीं, मेरे पास लॉजिक बहुत स्ट्रांग, हम किसी रूल में लॉजिक ढूंढ लेते हैं। तो थोड़ा सा बस आपको वर्क करना है, ये आपका मेहनत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप अगर ये सोच के बैठेंगे ना क्लास में कि हमको समझ लेना है, तो मेरा एफर्ट 50% हो जाएगा, 50%। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि आप जान दे दीजिए हम नहीं समझेंगे आज, मेरे भाई हम गला भी काट लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अ गुड टीचर नीड्स गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट नीड्स गुड टीचर, म्यूचुअल रिलेशन है। ठीक है, दोनों आदमी मिलकर पढ़ेंगे। तो आगे से अगर हम कुछ पूछे, आपको याद नहीं हो, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कॉपी पलट के देख लीजिए, बोल लीजिए कि ध्यान में नहीं है, पढ़ाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, पक्का सब पे नियम लागू होता है बुआ? अब कितना पढ़ेगी बहन, घर पे पढ़ना था, घर किस लिए बनाया गया है? चलिए यहाँ देखा जाए ध्यान से। पहला कॉन्सेप्ट, बी के बाद भर्व का चौथा रूप आएगा, हमेशा क्या दिखाएगा? कंटिन्यूटी। चाहे कोई भी बी का रूप आ जाए, बी के बाद अगर भर्व फोर आएगा तो क्या दिखाएगा? कंटिन्यूटी। दूसरा नियम, अगर बी के किसी भी रूप के बाद भर्व का तीसरा रूप आ गया, इसी का नाम है पैसिव। इसी का नाम क्या है सर? पैसिव। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर आपको ऐसा भ्रम है कि हम आपको वॉइस पढ़ा रहे हैं, तो आप गलत हैं। वॉइस बहुत बड़ा चीज है, बट कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। तो आज के बाद बी के किसी रूप के बाद अगर भर्व थ्री दिखे तो क्या होता है? वो पैसिव। पहले इतना लिख लीजिए एक लाइन। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव। क्योंकि इस टूल का जरूरत पड़ेगा, हम लोग को तुरंत जरूरत पड़ेगा। हो गया ब्रदर? चलिए बेटा, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव। कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव समझना है, और बहुत ध्यान से समझना है, फोकस कीजिएगा। ये पढ़ाने के पहले ये वाला चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर बी के बाद भर्व का चौथा रूप आएगा तो वो कंटिन्यूटी दिखाएगा, और बी के बाद भर्व का तीसरा रूप आएगा तो क्या दिखाएगा? पैसिव। दो चार्ट। क्या बी के बाद भर्व का कोई और रूप आ सकता है? संभव ही नहीं है। आएगा तो सीधे काट देंगे बिना कुछ सोचे हुए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव देखिए, जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है, सेंटेंस, तो सेंटेंस दो फॉर्म में इंग्लिश में लिखा जाता है। या तो वो एक्टिव में लिखा जाएगा या वो पैसिव में लिखा जाएगा। अब हम लोग जो इसको बचपन में पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पहले से है, वो है राम इट्स मैंगो का पैसिव क्या होता है? मैंगो इज इटेन बाय राम। बहुत बढ़िया। अब जब इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया जाए, सर अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इट्स मैंगो, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राम। इंग्लिश में यही सब्जेक्ट है, इट्स क्या है? वर्ब है, और मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मैंगो। समझिएगा हमेशा, वर्ब जिसको प्रभावित करता है वही ऑब्जेक्ट माना जाता है। जिसको भी वर्ब प्रभावित करेगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और काम करने वाला यहाँ बैठा रहता है, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और हम लोग को पढ़ा दिया गया कि वाक्य होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताइए सर, दूसरा कॉन्सेप्ट आते हैं, वाक्य का दूसरा पहलू। आप अपने घर में
किचन में गए, आपके हाथ से ग्लास गिर गया और टूट गया। माता श्री पूछी कि क्या हुआ। आपके पास दो ऑप्शन है बोलने का, या तो आप बोलेंगे ग्लास तोड़ दिए हैं, हम ग्लास तोड़ दिए, आप बोलेंगे ग्लास टूट गया। क्या बोला जाएगा? ग्लास टूट गया। कोई नहीं बोलेगा हम ग्लास तोड़ दिए। हाँ, टूट गया पे भी पिटाएगा आदमी, हम तोड़ दिए में तो दम भर धुन आएगा। ठीक है। दूसरा, आप घर में गए, चाय बनाए, चाय बना के लेके आए, माता से चाय पी, बोले चाय तो बड़ी सुंदर है, कौन बनाया है? आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो बोले चाय बन गया, या बोलिए हम चाय बनाए। तुरंत आप अपने आप को लेके आ गए, चाय ऐसे कैसे बन जाएगा सर, टैलेंटेड आदमी है हम, बचपन से जब भी एकदम ऐसे करके चीनी डालते हैं हम। ठीक है, एकदम चाय सुंदर बनाते हैं। एक बार आप डूअर को, कर्ता को सामने रख रहे हैं, चाय हम बनाए हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड द टी। दूसरा, आप कह रहे हैं ग्लास टूट गया, कौन तोड़ा, आप छुपा दिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डूअर को छुपा देते हैं, काम करने वाले को छुपा देते हैं। हम लोग मानते हैं कि जरूरी नहीं है, काम जरूरी है, काम करने वाला जरूरी नहीं। टूट गया ये मत देखिए कौन तोड़ा, आप मुद्दे पे आइए। ग्लास टूट गया, नया ग्लास आना चाहिए। तो जब सर आपको लिखना है ग्लास टूट गया, तो वाक्य में सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? ग्लास। और टूटना का इंग्लिश क्या हो गया? ब्रेक। यही ना होगा? ब्रेक मतलब क्या होता है? टूटना, समझिएगा। टूटा कौन है? इफेक्ट ब्रेक का पीछे की ओर है कि नहीं? यही ना है। जब भी वर्ब का इफेक्ट आगे की ओर जाए, आपके राइट हैंड के साइड जाए, तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और जब भी वर्ब का प्रभाव पीछे की ओर, आपके लेफ्ट हैंड के साइड आ जाए, तो क्या होता है? ये पैसिव होता है। जैसे प्रभाव पीछे आए, आपके दिमाग में आएगा हमको क्या लिखना है सर? बी प्लस वर्ब थ्री लिखना है। तो सबसे पहले ब्रेक का तीसरा रूप क्या होता है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। बहुत अच्छा, ये याद होना चाहिए। अगर वर्ब फॉर्म ही नहीं याद है तो कहानी बड़ा दिक्कत का बात है। आप अगर यहाँ पढ़ने आए हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चला जाता है कि आप 10th 12th तो पास होंगे। अब हम लिखे गो वेंट गोन, आप हमसे पूछे वेंट क्या होता है, तो मरते हम तो बुर्ज खलीफा पे से चढ़ के कूद जाएंगे। तो कम से कम ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन अगर ये नहीं भी याद है तो कोई बड़ा बात नहीं है। इसका पूरा एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके एक बार बस देख लीजिएगा। इवन जिसको याद है उसको भी कभी कभी देखना चाहिए। बहुत सारे वर्ड के हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एक वर्ड देते हैं टीयर। टीयर का तीनों रूप हमको बताओ। TEAR, टीयर का तीनों। हाँ सही, अब आया ना, टीयर, टोर, टॉन्ट। कंफ्यूजन हुआ ना? क्यों हुआ? क्योंकि लंबा समय देखे हो गया। किसी के साथ हो सकता है। आज हम, अच्छा, अब आपको एग्जाम में हम अचानक से दे दे टीयर्ड और दे दे टॉन्ट, आपका दिमाग एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होगा। ज्यादा नहीं कि टीयर्ड हो सकता है कि टॉन्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, बट आप कंफ्यूज हो गए। तो सर कंफ्यूज क्यों होना है? एक बार उसको पढ़ लेना है ध्यान से, बस एक बार देख लेना है। तो कभी कभार उसको देखते रहना चाहिए, सबके पे नियम लागू होता है, हम भी देखते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है। मेरा फायदा ये है कि हमको पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है। ठीक है, आपको एक बात बताते हैं, और ये बड़ा अच्छा ट्रिक है अगर आपको अपना रिजल्ट जल्दी लेना है। ठीक है, लेकिन डेमो क्लास में बात नहीं बताना चाहिए, फिर भी बतला दे रहे हैं। आप क्या करोगे? कोई ये कोई नया बच्चा जब से पूछेगा ना कि भैया कहाँ तैयारी करे, बोला हम पढ़ाएंगे, कहीं मत जाओ, हम पढ़ाएंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब हम पढ़ा देंगे, तुमको तो अपना अपने खुद नहीं आता है, कोई बात नहीं। अब आप क्लास में पढ़ोगे और जो पढ़ोगे वही जाके उसको पढ़ाओगे डिट्टो। हम लिख के देते हैं, वो बर्बाद हो जाएगा, बट आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 100% सही चीज है। कारण है कि जैसे हम आज आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस बैठा हुआ है कि हम आज क्या पढ़ाएंगे, तो कल क्या पढ़ाना है, परसों क्या पढ़ाना है। इसी को टीचिंग स्किल कहा जाता है। टीचिंग कुछ नहीं है, हो सके कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसको हमसे ज्यादा इंग्लिश आता होगा, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो सब कुछ आज ही देना चाहेगा। वो चाहेगा कि हम आज क्लास में 1 घंटा में सब कुछ आपको बता दें, वॉमिट कर देगा आदमी। मेरे पास एक स्किल है, ये लंबे अनुभव के बाद आता है। आप जब जाके उसको पढ़ोगे, आपके दिमाग में कोई सेट ऑफ आइडियाज नहीं, तो हमको पता है कि हमको किस नियम पे जोर देना है, बार बार बोलना है, और आपको ये आइडिया नहीं है। बस इतना ही का फर्क होगा। तो वो बच्चा याद नहीं कर पाएगा, बट आप जो उसको बोलोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। तो दो तरीका है, या तो खुद घर पे बैठ के पढ़ लो, नहीं तो कोनो को मुल्ला पकड़ लो, और जब अपना नौकरी हो जाए तो बोले वैष्णवी क्लासेस। फिर हम उसको ये कहानी सुनाएंगे तो समझ जाएगा, अच्छा मेरे साथ धोखा किया गया। तो देखिए, ऐसा नहीं, ब्रेक को काट के पहले लिखा जाए ब्रोकन। हमको बताइए सर, हम बोले ग्लास टूट गया है, वर्तमान में टूटा है, ठीक है, तो वर्तमान में इज का कौन सा फॉर्म, आपका बी का कौन सा रूप होता है प्रेजेंट में? सबसे पहला रूप बी का बी ही है, दूसरा रूप वाज है,
और 5वां ग्लास सिंगुलर है ना मेरे भाई, वर्ब का 5वां रूप। अच्छा आप कल नहीं थे, बी का 5 रूप अभी बताया है। बी का पहला रूप क्या है सर, बी, दूसरा क्या है वाज, तीसरा क्या है बिन, चौथा क्या है बीइंग, और 5वां क्या है इज। यही इज और आर लिखा है, यही वाज और वर लिखा है। सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। आप फंसेंगे वहां बी भी लगाएंगे, क्या लिखा जाएगा, ग्लास इज ब्रोकन। बन गया, समझ में आ गया। तो ये पैसिव हो गया। अब इसी में कोई होशियार अंत में लगा देगा बाय मी, लिखने की आवश्यकता नहीं भी है, कोई खास दिक्कत का बात नहीं। तो सबसे पहले समझा जाए, अगर वाक्य में, ब्रह्मांड के किसी भी वाक्य में आज के बाद आपको बी के किसी भी रूप के बाद वर्ब का तीसरा रूप मिल जाए, तो आप समझ जाइए कि वो क्या लिखा गया है, पैसिव। और पैसिव लिखा गया है मतलब इस वर्ब का प्रभाव कहाँ है, पीछे की ओर है। और अगर बी प्लस वर्ब 3 वाक्य में नहीं है तो वो क्या है, एक्टिव। एक्टिव मतलब इस वर्ब का प्रभाव कहाँ है, आगे की तरफ। समझ में आ गया, हमेशा ये चीज हमेशा आपको समझ में आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एक्टिव और पैसिव। तो आज के बाद समझिए बी के बाद दोनों रूप आ सकता है, वर्ब 3 और वर्ब 4। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट और डेवलप में आते हैं, रुक रुक शिवानी पहले समझेंगे। हम आपको एक सेंटेंस दे दिए सर, आई हैव टेकन लंच। समझना सर प्लीज, यहाँ पे समझना प्लीज, ये कुल मिला के कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जाए कि ये जो वाक्य है ये सही है या गलत है, तो इंसान क्या क्या देखेगा, सबसे पहले इंसान देखेगा कि हैव फैमिली के बाद वर्ब 3 लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हैव प्लुरल है, आई है तो सिंगुलर, बट इसको प्लुरल माना जाता है प्रेजेंट में, क्यों हम आगे आपको बता देंगे। आई को प्लुरल माना जाता है, आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ डू लगता है, आई के साथ सिंगुलर नहीं माना जाता, तो ये सही है। अच्छा ये एक्टिव है कि पैसिव है, अरे हमसे पूछेगा, पूछ 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 पहले, नहीं पूछना है, हाँ क्या, अच्छा तो बताएगा ना, बट ये तो क्लास में डिस्कशन चलना चाहिए। चलो आई को प्लुरल क्यों मानते, बताओ बताओ, अरे है नॉलेज तो बताया कर, मेरे क्लास में बातचीत ही होता है, हेजिटेशन नहीं, बताओ। अरे हिम्मत रख मेरे भाई, पहले बताओ तो, हो सके हमको भी नहीं पता होगा, ऐसा कौन सा हम ब्रह्मा जी से पढ़ के आए हुए हैं, अरे बताओ तो। और बैठे बैठे बताओ, खड़े खड़े बताई जरूरत नहीं, चल बता। इतना में तो मर्द अगुआ लड़का देख के चला जाता है। अरे कुछ कुछ तो पता है, बताएगा। हेजिटेशन है कि पता नहीं, ये बता। नहीं पता कोई बात नहीं, देखा अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हेजिटेशन है तो बहुत दुख का बात है। देखो आप लोग जो पढ़ रहे हो, एक बात हमेशा समझना, डिस्कशन है क्लास में, आप बच्चे नहीं हो, हम आपको बच्चे समझ के भी नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज है बताइए, सबको फायदा करेगा। देखो अगर वो सही है तब सबको फायदा करेगा, अगर वो गलत है तब तो जरूर बताओ। कम से कम उसको ठीक तो किया जाए। दोनों चीज। अब चर्चा चल गया तो हमको बता देना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग बोलेगा अपने मास्टर ने कंफ्यूज कर दिया, समझो कहानी। हम लोग अभी तक जितना पढ़ाई पढ़े, एक मिनट के लिए पढ़ाई को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हम लोग अभी तक जो भी चीज पढ़े हैं, कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है तो उसका दो ऑप्शन होता है, या तो वो सिंगुलर होता है या वो प्लूरल होता है। माना जाता है कि नाउन जो होता है ये जन्म से सिंगुलर होता है, बाई बर्थ ये क्या होता है, सिंगुलर। और इसमें एस लगा के क्या बनाते हैं, प्लूरल। एस या ईएस, ईएस के वितरण में है, ये माना गया चीज। बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। प्रोनाउन हम लोग को पता होता है, जैसे ही एक आदमी के लिए है तो ही सिंगुलर है, दे एक से ज्यादा आदमी के लिए तो दे क्या है, प्लूरल है, वी एक से ज्यादा के लिए तो वी प्लूरल है, यू प्लूरल होता है, क्योंकि सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, सब आगे बताएंगे। तो यू को प्लूरल माना जाता है। आई का कहानी ये है, आई इकलौता ऐसा शब्द, कभी आप गौर किए होंगे जो प्रोनाउन होते हुए कैपिटल से लिखा जाता है, पहला चीज। आई हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, स्मॉल से लिखा जाता है, क्यों। अब भूतकाल में जाते हैं, इंग्लिश जब शुरू हुआ था, इतिहास है इसका, इंग्लिश जब शुरू हुआ था तो ये जिस जगह की भाषा थी उसका नाम था सर एंग्लो लैंड। क्या नाम था उसका, एंग्लो लैंड। कहा जाता है कि ये लोग स्कॉटलैंड से कहीं से आए हुए थे, ये ओरिजिनल भाषा स्कॉटलैंड की। ये कबीले में रहते थे, कस्बे में रहते थे, इंग्लिश एक कस्बे की भाषा है, ठीक है, कबीले की भाषा है। कबीले का जो मुखिया हुआ करता था उसका नाम क्या हुआ करता था, आई। समझना, द हेड ऑफ द कबीला, हेड ऑफ द कम्युनिटी कौन था, आई। आई एक पोस्ट का नाम था, जैसे प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है। अब एक बात बताओ, अगर मोदी जी जाके बाहर में बोल देते हैं कि हम रसिया का सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या माना जाएगा, मोदी जी कर रहे हैं कि पूरा भारत कर रहा है,
वो तुरंत माना जाएगा कि पूरा भारत रसिया का सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुखिया जो होता है वो एक बार जो स्टेटमेंट देता है वो सबके लिए माना जाता है, समझना। यहाँ पे वही चीज है, उस समय तो चीजें और ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थी। तो अगर ये कबीले का व्यक्ति, चूंकि उस समय आबादी बहुत कम थी, अब अगर किसी को कहीं भी कोई दूसरा कबीला या कोई भी है, अगर आई को वो अपने यहाँ निमंत्रण देता था तो आई अकेले जाता ही नहीं था, आई 200 300 400 500 आदमी को लेके जाता था कि चलिए भाई मेरे साथ, हम अकेले कैसे जाएंगे? आज भी नेता मंत्री को देखते हो, अकेले नहीं जाएगा, 5 आदमी को लेके जाएगा। अब सोचो कि आपको आई को बुलाना है, तो आप एक आदमी का तैयारी करोगे या फिर 100 आदमी का तैयारी करोगे? 100 आदमी का, क्योंकि आई तो अकेले आएगा नहीं। इसीलिए आई को जिन लोगों ने भी डील किया वो प्लूरल में डील किया। कहानी समझ में आ गया? अब सोचो, आई मर गया तो 100 आदमी मर जाएगा? वेरी गुड, जिंदा रहेगा। जब इंग्लिश भाषा का ग्रामर लिखा जा रहा था 1528 ईस्वी में, सबसे पहली बार ग्रामर जब लिखा जा रहा था, तो उसके रेस्पेक्ट में एक वर्ड बना आई, और प्रेजेंट में जब तक आई जिंदा है, आई को क्या माना जाता है? प्लूरल। लेकिन जैसे आप पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में आई को क्या मान लिया जाता है? सिंगुलर। अब बताओ, आई वाज होता है कि आई वर होता है? मैं वहां था, आई वाज देयर। लेकिन आई हैज अ पेन कि आई हैव अ पेन? आई हैव अ पेन, तुरंत क्या हो जाएगा? प्लूरल। जब तक आप प्रेजेंट में जिंदा है, आई को क्या माना जाता है? प्लूरल। और जैसे आप पास्ट में जाएंगे, आई क्या हो जाएगा? सिंगुलर। हमेशा याद रखा जाए, आई के साथ कभी भी इज या आर नहीं लगाया जाता है। एक वर्ड कौन सा उसके लिए? एम, एक्स्ट्रा वर्ड बना दिया गया था। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है आई के लिए, क्योंकि ये किसी के नाम से लिया गया है। और इंग्लिश में ये कल्चर है, इंग्लिश हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में कोई वर्ड ले लेता है। जैसे एक वर्ड आप सुने होंगे, ये वर्ड नहीं सुनोगे तो कभी इसको गूगल पर सर्च करना, MANKADING, मार्केटिंग। ये वर्ड कोई सुना है? नहीं सुना। बताते हैं क्या होता है। बहुत साल पहले की बात है, एक क्रिकेट का मैच हो रहा था इंडिया और इंग्लैंड के बीच, शायद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया था, बहुत साल पहले की बात। तो उस समय क्या हुआ कि जो नन स्ट्राइकर एंड पे था, वो आदमी आगे निकल गया रन लेने के लिए, और बॉलर बॉल फेंकने से पहले उसको मार दिया विकेट। पहली बार ये घटना हुआ था। उस बॉलर का नाम था वीनू माकड, इंडिया के खिलाड़ी थे, उनका नाम था वीनू माकड। नाम याद रखा जाए, वीनू, MANKAD, माकड उनका नाम। अब चूंकि पहली बार घटना हुआ था तो बवाल हो गया कि भाई ये आउट कैसे होंगे, आउट नहीं होंगे। तो क्रिकेट का किताब पलटा गया। किताब में यही नियम है कि चलते गेम के दौरान अगर कोई बल्लेबाज अगर उस क्रीज एरिया से बाहर है और विपक्षी टीम का व्यक्ति के हाथ से टच होकर बॉल वहां लग गया है, तो आदमी क्या माना जाएगा? आउट। स्ट्राइकर नन स्ट्राइकर का चर्चा ही नहीं था। बहुत देर चर्चा करने के बाद माना गया कि व्यक्ति क्या है? आउट है। लेकिन इसको इथिकल नहीं माना गया कि नहीं, ये इथिकल नहीं है कि आप गेंद फेंकने से पहले किसी को आउट कर देंगे। आज भी ये देखते हैं आप क्रिकेट में होता है, तो इथिकल नहीं माना जाता है। तो वीनू माकड़ के नाम पे उस आउट करने के तरीके को क्या, को नाम क्या दे दिया गया? मार्केटिंग। आज भी उसको लोग कहते हैं कि मार्केटिंग हो रहा है, मार्केटिंग। जैसे क्लीन बोल्ड हो गया, मतलब सीधे बॉल लग गया, ठीक है। अगर आप बॉलिंग किए और आप मतलब खुद ही कैच कर लिए, हाँ, तो आपको क्या कहते हैं? कैच एंड बॉल या फिर बॉल एंड कैच कहते हैं, कुछ ऐसा। हिट विकेट होता है कि बैट्समैन खुद ही मार लेगा। मार्केटिंग मतलब नॉन स्ट्राइक करने का आदमी बाहर निकल गया है और बॉल से उन्होंने टपा दिया है। तो इंग्लिश के पास ये कल्चर है कि वो जो भी घटनाएं चलती है ना, आदमी से घटना से वर्ड बना लेता है। तो आई भी वहीं से निकला है, एक व्यक्ति से लिया गया और इस कल्चर का हिस्सा है। इसीलिए आई को प्रेजेंट में प्लूरल रखते हैं और पास्ट में क्या रखते हैं? सिंगुलर। पक्का गया दिमाग में? यही जानता था? हाँ ना बोलेगा? चलो कोई बात नहीं। चलिए देखो, तुम लोग को हम शकल से खनुष टाइप लगते होंगे, गुस्सैल टाइप लगते होंगे, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते हो गया मेरे भाई। हम बहुत रिलैक्स आदमी हैं। अगर आपको कभी मेरे पढ़ाई में कोई भी गलती लगे, रिलैक्स होके इस क्लास में उठ के बोलिए। हम दोबारा आप पे चिल्लाने वाला आदमी नहीं है। हम आप पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हम तो कहीं से जानते होंगे, हम वो बुक आपको दिखाएंगे कि सोर्सेस ये, आप भी कहीं से जानते होंगे, आप भी वो सोर्स हमको दिखाएंगे, और ये हम सबको फायदा करेगा। हम लोग कोई चीज सर्च करेंगे तो हम सब उसमें से फायदा के भागी बनेंगे। घबराना कभी नहीं कि मेरे क्लास में कभी की टीचर गुस्सा आ जाएगा, चिल्ला जाएगा, ऐसा मेरे में आज तक नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड नहीं कि हम कभी गलत साबित हुआ। अरे पता है, मेरे पढ़ाई में तो यहाँ तक होता है कि जब हम आपको डिस्कशन करवाएंगे तो कई बार मेरा आंसर गलत होता है और मेरे बच्चा का आंसर सही होता है। जैसे हम हड़बड़ी में आंसर बोल लिए कि सी होगा, बच्चा वाला सर डी होगा। कई बार मेरा बच्चा सही होता है और ये मेरे लिए खुशी का बात है। पढ़ाए तो हम ही ना है, पढ़ाए हमें, और अब हमसे ऊपर निकल गए, हमसे ज्यादा खुशी का बात होने वाला नहीं। बी प्रिपेयर्ड, और इसके लिए हेजिटेशन बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ आइए, ये कहानी क्लियर है सर? यहाँ पे आ जाए। आई हैव टेकन लंच, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहला, आई के साथ हैव लगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैव के बाद वर्ब 3 लगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेक का प्रभाव किस पे पड़ रहा है?
किसको ग्रहण किया गया है? तो इसका प्रभाव किस पे जा रहा है? लंच पे, क्योंकि इफेक्ट तो लंच पे जाएगा ना। अगर हम रोटी खाएंगे तो प्रभाव रोटी पे दिखेगा, हम पे तो दिखेगा नहीं, रोटी खत्म होगा। मतलब ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, सब कुछ सही है, स्ट्रक्चर सब कुछ सही है। हैव के बाद वर्ब 3 है, उसके बाद लंच है। ठंडी लग रहा है, तुम लोग पहले सिकुड़ना बंद करो, ठंडी लगेगा तो बोनस को बंद कर देंगे, नहीं तो पहले फैन बंद कर देना भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? जिसपे प्रभाव पड़ रहा है उसको आगे लेके आओगे, क्योंकि प्रभाव उल्टा होना चाहिए। सबसे आगे किसको लिख दिया जाए? लंच। लंच लिख दिया गया। अच्छा, लंच सिंगुलर है कि प्लूरल है? लंच तो सिंगुलर है, तो हैव की हैज, याद है ना, हैव फैमिली में 3 वर्ड था, हैव, हैज और हैड। तो हैव प्लूरल था और हैज क्या था? सिंगुलर था। जिसमें जिसमें एस लगा है वो सिंगुलर था, यहाँ पे क्या लगा देंगे? हैज। सर हमको इस वर्ब के जगह पता है क्या लिखना है? बी प्लस वर्ब 3। क्या लिखना है? बी प्लस वर्ब 3, हमको यही लिखना है। अगर बी प्लस वर्ब 3 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? ये पैसिव बन जाएगा। यहाँ पे लिख दिया गया, हम लिख दिया बी प्लस वर्ब 3। अच्छा, वर्ब 3 टेक का क्या है? टेकन ही है ना। अब दिक्कत ये है सर कि हम लोग कल पढ़े थे कि हैव फैमिली के बाद वर्ब 3 चाहिए, और हैव के बाद क्या लिखा हुआ है? बी। बी कौन सा रूप है? तो तीसरा रूप कौन है? तो क्या कर दिया जाए इसको? बन गया। पढ़िए, लंच हैज बिन टेकन, बाय मी नहीं लगाएंगे तो भी काम चल गया, पैसिव बन गया। लंच हैज बिन टेकन, समझ में आ गया पैसिव कैसे बना? पैसिव बनाने के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये डेटा दिमाग में होना चाहिए। एक और सवाल दे बन जाएगा। चलो, अगर एक और क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं बाबू, सबको जरा ध्यान से समझना। हम अगर लिखते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सर एकदम शांत दिमाग सोचिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है? क्रिकेट को आगे लेके आया जाए, प्रभाव पड़ रहा है क्रिकेट। क्रिकेट के बाद जो इज है वो तो इज ही रहेगा, इसको किसमें तोड़ना है सर? वर्ब 3 नहीं, बी प्लस वर्ब 3। तो पहले बी प्लस वर्ब 3 लिख दीजिए, बी प्लस वर्ब 3, ये ना चाहिए सर। सर बी प्लस वर्ब 3 तो लिख दिए, ये घटना तो लिख दिए। अब यहाँ पे जो बी फैमिली है, इसके बाद यहाँ तो वर्ब 3 आ गया, बी के बाद क्या चाहिए? वर्ब 4 ना। अच्छा, ये तो कंटिन्यूटी दिखा रहा था ना, वो जब तक बी के बाद वर्ब 4 नहीं लगाएंगे कंटिन्यूटी कैसे दिखाएंगे? कंटिन्यूटी तो दिखाना होगा हमको, क्योंकि काम तो हो रहा है। बी का चौथा रूप क्या है? तो यहाँ बी के जगह क्या लिख दिया जाएगा? समझ में आया कैसे है? बिंग, क्रिकेट इज बिंग प्लेड, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड बन गया। तो जितना पैसिव आप बचपन से पढ़े थे सबका एक ही नियम था, बी प्लस वर्ब 3। और बी फैमिली को ध्यान से सुनना मेरे भाई, बी फैमिली का हम लोग वही रूप लिखते हैं जो मेन वर्ब का रूप होता है। जैसे ये टेकन तीसरा रूप था ना, टेकन कौन सा रूप है? तीसरा। तो यहाँ देखो क्या लिखे हैं? बिन। प्लेइंग कौन सा रूप है? चौथा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं? बी का चौथा रूप क्या होता है? बीइंग। तो बी प्लस वर्ब 3 लिख देना है, और जो मेन वर्ब का रूप होगा वही बी का रूप चेंज कर देना है। बी के मेरे पास 5 रूप है ना, 5 में से कोई एक होगा, वो लेके लिख दिया जाए। समझ में आया? हाँ ना बोलेंगे ना बुआ सब? एक और सवाल दे, समझ में आ जाएगा। ध्यान से चलो, और आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं। किसी को समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा हमको, ठीक है ना? ये छुटकी लिखने पे ये बेटा जब समझाएंगे तो लिखेगी, लिख के इसके बाद क्या करोगे? फैन बंद कर दो बुआ। नहीं नहीं नहीं, नीचे वाला, हाँ हाँ वही वही वही, अरे सबसे लास्ट। हाँ सही है, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगर एक और सवाल आपको देते हैं बाबू, बताया जाए। हाँ। जो ग्लास इज ब्रोकन है, ब्रोकन तो वर्ड ही है ना, हम्म फिर इज। ये ग्लास की वजह से ही लगा है। अच्छा, आप बोले कि ग्लास टूट गया है, तब प्रेजेंट में बात कर रहे थे, और ग्लास सिंगुलर था। तो ऐसा कौन सा वर्ब का रूप है? बी का रूप है, बी का रूप है जो सिंगुलर है और प्रेजेंट में है। जरा वहां देखो, सिंगुलर है और प्रेजेंट में है, लगा दिया गया, ठीक है, इसीलिए ये लगा। पक्का समझ में आया? हमको लगाना है बी प्लस वर्ब 3, लेकिन बी डिसाइड करेगा कि टाइम कौन है और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। बाकी वर्ब 3 तो फिक्स है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। सेंटेंस हम आपको दिए कि टोल्ड द स्टोरी। चलो बाबू इसका पैसिव करो एकदम आराम से। सबसे पहले क्या लिखा जाए? द स्टोरी, द को थोड़ी करेंगे, द स्टोरी। चलिए बढ़िया, बी प्लस वर्ब 3 करना है, टोल्ड का वर्ब 3 टोल्ड। अब बता मेरे भाई, इस बी को किस में चेंज करें?
बी, अच्छा हमको ये तो दूसरा रूप है ना, ये वर्ब का टू है। अच्छा ये वर्ब का दूसरा रूप है, कैसे पता चला? टेल, टोल्ड, टोल्ड तीन होता है। ये तीसरा क्यों नहीं है? क्योंकि आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब ये कौन सा रूप है? दूसरा। पक्का समझ में आया ना? ये तीसरा क्यों नहीं है? क्योंकि आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दूसरा रूप है। जब ये दूसरा रूप है, तो हमको बी का दूसरा रूप रखना है। वेरी गुड। सिंगुलर तो क्या लगा दिया जाएगा? बन गया मेरे भाई, दैट्स कॉल्ड पैसिव। द स्टोरी वाज टोल्ड, कहानी सुनाया गया। समझ में आ गया? तो सबसे पहली बात, आज के बाद कोई भी वाक्य आपको दिखे और वाक्य में बी का कोई भी रूप, चाहे वो खुद बी हो, चाहे वाज हो, चाहे बिन हो, चाहे बिंग हो, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा है, तो आपके दिमाग में तुरंत डाटा जाना चाहिए कि क्या है? पैसिव। और पैसिव है तो तुरंत लगे हाथ आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि ओ मतलब इस वर्ब का प्रभाव कहाँ आने वाला है? पीछे की ओर। कहाँ प्रभाव आने वाला है? पीछे की ओर। और अगर वो पैसिव नहीं है तो वर्ब का प्रभाव कहाँ जाने वाला है? आगे की ओर। पक्का? कसम से डाटा ये क्लियर हुआ दिमाग में? कसम से छोटू, विद्या कसम खा के बोलेगा, कसम से छोटू। ऐसे क्या होता है रे? तुम ही से बात कर रहे हैं। पक्का ना? बउआ क्लियर? बालक, बालिका वर्ग, शिवानी कसम से बताओ। और क्लियर नहीं होता है तब लोग को दिक्कत है। ध्यान से देख, सुन इधर, प्रैक्टिस क्वेश्चन का होता है, कॉन्सेप्ट का नहीं होता है। पहले ध्यान से समझ, सुन ना, पहले ध्यान से मेरा बात सुन। आज की पढ़ाई का पूरा थीम क्या है जो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए? सबसे पहला कि अगर बी का कोई भी रूप आ गया तो उसके बाद वर्ब का दो ही रूप हो सकता है, या तो तीसरा या चौथा। पहला बात तो कोई और रहेगा तो काट देंगे, सोचना ही नहीं है। दूसरा, अगर वर्ब के बाद, अगर बी के बाद चौथा रूप है तो वो वाक्य कंटिन्यूटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कंटिन्यूटी, मतलब वो काम चल रहा है। कोई भी काम अगर कंटिन्यूटी दिखाना है तो क्या लगाना होगा? बी के बाद वर्ब फोर लगाना होगा, नहीं तो वो कंटिन्यूटी दिखाना संभव नहीं। पक्का? नहीं समझे? ये कॉन्सेप्ट गया दिमाग में? नहीं जाएगा तो बताना। दूसरा, अगर बी के बाद वर्ब थ्री लगा है तो क्या दिखाता है? पैसिव। हम ये मान के चल रहे थे कि आप लोग कंटिन्यूटी समझ लेंगे। कंटिन्यूटी मतलब होता है कोई काम थोड़ी देर चला है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूटी। पैसिव को फिर हम यहां समझें कि जब भी हम लोग लिखते हैं कोई लाइन तो वर्ब का प्रभाव आगे की ओर जाता है, इसको एक्टिव कहा जाता है। जब भी ऐसा फील हो कि वर्ब का प्रभाव पीछे की ओर जा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? पैसिव। जब भी ऐसा मौजूद हो, वाक्य में क्या लगाना पड़ेगा? बी प्लस वर्ब थ्री। क्या लगाना पड़ेगा? बी प्लस वर्ब थ्री। वर्ब का तीसरा रूप तो लगा देंगे, बी का वही रूप लगाएंगे जो मेन वर्ब पहले से होगा, जो वर्ब पहले से होगा। जैसे अगर हम आपको दे दिए ग्लास इज, आपका ग्लास ब्रेक या फिर ग्लास ब्रो, कुछ आपको दे दिए, हमको पता ग्लास टूटा है, प्रभाव का है पीछे की तरफ। अब ये बताओ कि ग्लास टूट गया है तो बात तुम प्रेजेंट में कर रही हो बेटा? प्रेजेंट में कर रही हो तो यहाँ जाओ, बी का रूप प्रेजेंट पड़ेगा। अच्छा वर्ब थ्री तो स्टैटिक है, वो तो चेंज होने वाला नहीं। इसमें प्रेजेंट दिखाने वाला वर्ड कौन है? बी और इज, आर, यही ना है। सिंगुलर को कौन दिखाएगा? इज। तुम क्या लगा दिए? ग्लास इज ब्रोकन। समझ में आया एकदम डाटा? अच्छा अब आपको याद आएगा मैंगो इज ईटन क्यों लिखते थे? मैंगो को आगे लेके आ गए, इट्स वर्ब का पांचवा रूप है, तो बी का पांचवा रूप क्या हो जाएगा? इज। और फिर इट का तीसरा रूप इटन। समझ में आया? एक डाटा दिमाग में बस रख लेना। अब आपको बताएं कि आपको अगर एक सवाल दे दिएगा आई हैव टेकन लंच, तो आपके दिमाग में क्या क्या रहना चाहिए? कोई भी वाक्य पढ़ के आज के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आई के बाद हैव लगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हम बतला दिए कि आई को प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट में। क्लियर है? दूसरा, हैव के बाद कल पढ़ाए थे कि वर्ब थ्री लगेगा, तो ये भी वाक्य क्या है? सही है। टेकन का मतलब यहाँ क्या है? ग्रहण करना। तो खाए किसको है? लंच को। तो अगर हम आपको दांत काटेंगे तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? जाहिर सी बात है आप ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो हम दांत काट के हम ही बाप बाप चिल्लाएंगे नहीं ना भाई साहब। तो अगर हम खा रहे हैं तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? भोजन पे पड़ेगा, लंच पे। प्रभाव आगे की ओर जा रहा है, ये एक्टिव है। क्या है? अगर अब हम आपसे बोलते हैं कि हमको इसका पैसिव लिख के दिखाइए, तो आपका दिमाग क्या क्या सोचेगा? सबसे पहले वो लंच को उठा के आगे रख देगा क्योंकि प्रभाव पीछे आना चाहिए। लंच के बाद यहाँ पे हैव था, बट लंच कैसा वर्ड है? सिंगुलर। तो हैव की जगह वो क्या लिख देगा? हैज। अगर यहाँ कुछ प्लूरल होता तो हैव ही छोड़ देते। अब उसको क्या लगाना है? टेकन की जगह बी प्लस वर्ब। जहां मेन वर्ब है यहीं पर उसको क्या लगाना है? बी प्लस वर्ब थ्री। अगर वो बी प्लस वर्ब थ्री लिख देगा तो आगे क्या हो जाएगा? पैसिव। हम लिख दिए बी प्लस वर्ब थ्री। सबसे पहले टेकन का तीसरा रूप क्या होता है? टेकन। अब मेरे पास यहाँ क्या बच गया था बेटा? बी। सिर्फ क्या बच गया था? बी। ये वर्ब का कौन सा रूप था? तीसरा। यही बी का रूप हमको लिखने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का कौन सा रूप चाहिए? तीसरा। तो वापस जाएंगे बी के पास। बी का तीसरा रूप कौन है? तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? बिन। समझ में आया? आज की पढ़ाई में आपको दो चीज समझना है।
सबसे पहला, वाक्य को संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। दूसरा, अगर बी प्लस वर्ब थ्री लिखा है तो वाक्य मेरा क्या है, पैसिव है। अब सीधा देखिए कि टेकन का प्रभाव किस पे पड़ा है, लंच पे। सही है, वाक्य में कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको दो तीन चीज सीखने को मिलेगा। सबसे पहला कि बी, अगर बी के बाद कोई दूसरा वर्ब का आ गया तीसरा तो काट देना है। दूसरा, वाक्य एक्टिव में लिखा है या पैसिव में लिखा है, ये पता चल जाना चाहिए। समझ में आ गया। तीसरा, वर्ब का प्रभाव आगे की ओर जा रहा है या वर्ब का प्रभाव पीछे की ओर आ रहा है। बस इतना दिमाग में रखिए, बाकी सवाल हम लोग बनाएंगे अपने यहाँ तो चीजें आने लगेंगी। इतना क्लियर है, दिमाग में गया है। देखो, जब आप पढ़ते हो ना, जब आप कॉन्सेप्ट लेते हो तो दिमाग में एक रेखा बनेगा, जो दिमाग में पहले से नहीं था अब आ गया है। तो आप सवाल बनाने जाओगे तो वो रेखा बोल्ड होते जाएगा, और मजबूत होगा और मजबूत होगा और मजबूत होगा। 10 सवाल के बाद पैटर्न थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। तो मुद्दा ये है कि वो रेखा बना के नहीं, जो हम बातें बोले वो दिमाग में है या नहीं है। कसम से छोटी छुटकी पक्का। चलिए अब लिख लीजिए एग्जाम्पल के साथ। आज गौर कीजिए, आज हम लिखवाए बहुत कम है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मतलब अगर आप समझे तो एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि भरपूर था तो बी का चौथा रूप क्या था, बी। इसीलिए बी का पांचों रूप याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बार बार रिप्लेस होगा। छटकू समझ में आए, कसम से बताएगा पक्का ना, ऐसे नहीं झूठ सच बोल के निकल जाएगा। ठीक है, 3 कलर की पेन से लिख रही है बेटा, घर पे नहीं लिखती है, फिर घर पे भी जाके लिखती है, वहां भी 3 कलर से लिखती है। वाह, ऐसा भी होता है जीवन में, बढ़िया। ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई कीजिए सर, ठीक है, बहुत जरूरी है। आप लोग जो भी जीवन में करेंगे ना, हम वो पहले से किए हुए हैं। हमको बोलने में इतना भी हिचकिचाहट नहीं है कि हम बहुत बदमाश स्टूडेंट हुआ करते हैं, बहुत खत्म। कहा जाता है कि अगर किसी से आपको बदला लेना है ना तो 3 काम किया जाता है। पहला तरीका है कि उसको सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदवा दीजिए, पहला बदला। दूसरा बदला है कि उसको टीचर बना दीजिए, तो दूसरा बदला। तीसरा बदला उसका शादी करवा दीजिए। 3 बदला होता है किसी से। तो हम बहुत बदमाश रहे, टीचर को बहुत परेशान किए। तब हम आप लोग को देखते हैं तो आप लोग कुछ भी करते हैं ना तो हमको डांटने का मन ही नहीं करता है। हम जब आपको बोलने जाते हैं तो हमको अपना ही दिन याद आता है, हम भी तो यही करते थे। और हम अगर जीवन में सफल है तो तुम भी सफल हो जाओगे, ये लिख लो। असफल नहीं होगे। बस एक चीज याद रखना, ट्रेडिशनल मेथड का कोई तोड़ नहीं है। कोई अगर आपसे कहता है ना कि ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, कुछ नहीं। रूल बुक क्लास में जब एक बड़ा चीजों को लिखे हैं, घर पे जाकर दोबारा लिखिए। आप ट्राई करके देखिएगा ना, आप घर पे जाकर दोबारा लिखिएगा ना, तो आपको यहाँ दिक्कत होगा, यहाँ दिक्कत होगा, यहाँ दिक्कत होगा। आपको लगेगा कि टीचर कुछ तो बोला था, याद हमको नहीं आ रहा। आप वो सब जगह को मार्क कर लीजिए। दोबारा कल या तो क्लास के 5 मिनट पहले आ जाइए या क्लास के बाद हमको पकड़िए। 10 मिनट रुकना पड़ेगा, पकड़िए और ये पूछिए कि सर यहाँ 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 क्या लिखे थे। अदरवाइज अगर बहुत जरूरी है तो क्लास में आते हैं तो लिख लीजिए कि सर यहाँ 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 क्या दिक्कत है। टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चा को क्या चाहिए एग्जैक्ट, और बच्चा को भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। वो इतना अच्छा आपको समझ में आएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। समझा हुआ चीज आदमी भूलता नहीं, बट इतना मेहनत करना पड़ेगा। अब इसके बाद एगो होता है रईस आदमी, यही लिख लिया, घर पे जाके लिखवे नहीं करेगा तो याद कहाँ से। उसके बाद तुम हो बेटा, यहाँ भी 3 कलर से लिख रही, वहां पे 3 कलर से लिखोगे, कौन रिजल्ट रोक देगा तुम्हारा है? चलिए लिख लेते बाबू, ध्यान से चलिए। तो हमारे पास आज हो गया बी फैमिली, क्लियर हो गया बी फैमिली क्या होता है। अब थोड़ा सा जांच जांच पड़ताल इसका कर लिया जाए ध्यान से। आपको समझ में आ गया है या फिर नहीं आया है? हल्का सा पूरे कहानी को रिवाइज किया जाए। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, पूरे कहानी के सेंस में हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। आज के बाद हम मानते हैं 2-3 चीजें। सबसे पहला, अभी तक हम 3 दिन में जो आपको पढ़ाए, सबसे पहला आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में फर्क कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स होगा और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब का 5 रूप होता है, वो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आपको ये पता है कि अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वाक्य में अकेले आता है बिना किसी मेन वर्ब के तो कैसा काम करेगा, ये मेन वर्ब के जैसा। और अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब के साथ आता है तो यहाँ बड़ा नियम होता है। पहला नियम यह है कि अगर डू फैमिली आएगा तो आगे वर्ब कौन सा रूप रहेगा, पहला। अगर हैव फैमिली आएगा, अच्छा हैव फैमिली का मतलब 3 वर्ड है, हैव, हैज और हैड। हैव और हैज में सिंगुलर कौन है, हैज। प्लूरल कौन है, हैव।
डू डज में सिंगुलर कौन है? डज। प्लूरल कौन है? डू। जिस भी वर्ब के अंत में एस लग गया है वो सिंगुलर है। एस फॉर सिंगुलर, याद करेंगे। हैव फैमिली के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? थर्ड, याद रखा जाए। और हाँ, हैड और डिड, चूंकि दोनों पास्ट है तो पास्ट के पास दो अधिकार होता है, वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये भी ध्यान में रखा जाएगा। डू। और तीसरा आज पढ़े कि बी फैमिली के बाद दो वर्ब है, वर्ब 3 भी और वर्ब 4 भी है। बी प्लस वर्ब 4, ये क्या दिखाएगा सर? बहुत अच्छा, कंटिन्यूटी। अगर हमको कभी भी कोई कंटिन्यूटी दिखाना है तो बी के बाद वर्ब 4 लगाना पड़ेगा, तभी वाक्य में कंटिन्यूटी आएगा, अदरवाइज कंटिन्यूटी नहीं आएगा। और बी प्लस वर्ब 3 क्या दिखाएगा सर? वेरी गुड, ये दिखाएगा पैसिव। पैसिव अगर आज के बाद आपके दिमाग में है तो आपके दिमाग में एक ऐसे एरो आना चाहिए। इस एरो का समझ गए आप? इफेक्ट पीछे की ओर आ रहा है और एक्टिव में इफेक्ट कहा जाता है आगे की ओर जाता है। समझ में आ गया? अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जरा ध्यान से समझा जाएगा। राम अरेस्टेड। हमको बताओ सर, ये वाक्य का अर्थ क्या है? राम ने अरेस्ट किया किसको? ये तो पता भी नहीं चला। कोई ना कोई तो अरेस्ट हुआ होगा। अब जब कोई अरेस्ट नहीं हुआ है तो ये प्रभाव वापस कहाँ जाएगा? अब ये वाक्य, क्योंकि भाई आप आगे क्रिमिनल लगा दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है, वाक्य सही हो जाएगा। बट अगर प्रभाव किसी पे नहीं गया है, अगर घर में खाना खत्म हुआ है तो कोई खाया होगा मेरे भाई। अगर अरेस्ट का प्रभाव है तो कोई ना कोई तो अरेस्ट हुआ होगा। या तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दीजिए, और नहीं दिए हैं तो कौन अरेस्ट हुआ है? राम ही अरेस्ट हुआ है, हम मान लेंगे, हम तो यही मानेंगे। अब सर ये वाक्य गलत है कि सही है? वेरी गुड, ये वाक्य गलत हो गया ना। सही कैसे किया जाएगा? वेरी गुड। राम, अब हमको क्या लिखना होगा? बी प्लस वर्ब 3। अरेस्टेड का वर्ब 3 क्या होता है? अरेस्टेड। और यहाँ पे बी लगाना है। अरेस्टेड अकेले, अच्छा यहाँ पे ये वर्ब का दूसरा रूप है कि तीसरा रूप है? कैसे पता चला दूसरा है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वर्ब 3 और वर्ब 2 में इतना ही फर्क है कि वर्ब 3 जब भी आएगा किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ, और वर्ब 2 बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आते हुए कहीं वर्ब 2 दिख रहा है? वर्ब 2 अकेला आता, अकेला शेर है, मतलब ये वर्ब 2 है। तो बी का दूसरा रूप क्या है? सिंगुलर है तो आज, प्लुरल है तो वर। क्या लगा दिया जाए? शिवानी जी आए समझ में? राम वाज अरेस्टेड। आम आदमी को लगेगा राम अरेस्टेड में क्या दिक्कत है, सब्जेक्ट है वर्ब है, बट हमको है नहीं, दिक्कत है। ठीक है, समझ में आया? पक्का समझ में आया? चलो मैं सेंटेंस लिख दिया। आई स्लेप्ट, मैं सोया, किस पे प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ गया आप पे? जी सो के। अब बन के आईएएस बन के आ गए? अरे ऐसा भी कुछ बोलो प्रभाव पड़े, कोई अरेस्ट हुआ, प्रभाव, तुम प्रभाव समझ नहीं रहे हो हम क्या बोले? अच्छा एक बात बताओ, समझना। हम आपको देखें, देख रहे हैं हम आपको, क्या प्रभाव पड़ जा रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर कोई आपको देख के मुस्कुराए, अब तो प्रभाव पड़ेगा ना भाई। वो रोड पे चला के देखा अरे भाई जी मारा ऐसे कैसे? बट ऐसे किसी को लगा चक्का देख रहा है, ऐसे दिक्कत का बात है भाई साहब, वो देख सकता है। इसलिए दो वर्ड है, लुक और सी। ठीक है, लुक और सी। सी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लुक में प्रभाव पड़ेगा। आप किसी को लगे हाथ तो घूरने लगोगे तो क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। लुक मतलब क्या होता है? थोड़ी देर तक देखना। सी मतलब क्या होता है? बस आंख को उजड़ जाना। अगर, बहुत बातें ऐसी होती है जिसका कोई प्रभाव जीवन में किसी पर नहीं पड़ता है, किसी किसी पर जीवन नहीं पड़ता। जैसे जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है आई वेंट, मैं चला गया। अच्छा मैं चला गया तो किसी पे क्या प्रभाव पड़ गया? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट अगर हम लिखते हैं आई स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड मतलब क्या होता है बाबू? डांटना। अब किसी प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? अच्छा डांटे होंगे तो किसी ना किसी को तो डांटे होंगे, कोई ना कोई तो आदमी होगा वहां पे। अच्छा, मन का रूम बंद है और हम किसी को भाग बेहुदा बोल रहे हैं, तुम रूम खोलो हम अकेले हैं, तुमको क्या लगेगा? मास्टरवा दाई बाई हो गया है। डांट रहा है तो दूसरा आदमी तो होना चाहिए भाई साहब। तो इसीलिए स्कॉल्डेड में दिक्कत है, स्कॉलर के लिए दूसरा आदमी होना जरूरी है, उसी को प्रभाव डाला जाएगा। जब ही प्रभाव पड़ेगा ना तो एक दूसरा व्यक्ति या वस्तु होना चाहिए। अब बताओ, इट प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु चाहिए ना। अरे खाए हो तो कुछ तो खाए होगे, आदमी खाए होगे, खाना खाए होगे, मुर्गा खाए होगे, कुछ तो खाए होगे, हवा तो खाए नहीं होगे। दूसरा वस्तु चाहिए, चाहिए। सोने के लिए क्या चाहिए? हाँ, हमको लग रहा था कि 6x6 का बेड चाहिए। अभी पढ़ाएंगे ना आधा घंटा और यहीं सो जाओगे।
सोने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आदमी कहीं भी सो सकता है। तो सोने से किसी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ठीक है, चलो फर्ज करो कि किसी कारण से कोई गुजर गया, क्या प्रभाव पड़ेगा दुनिया पे? दुनिया रुक जाएगा? काम चलते रहेगा। लेकिन तुम रोड पे जा रहे हो और कोई तुम पे लाठी से मार दिया, अब प्रभाव पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मारे तो मारे कैसे? तो प्रभाव दिखाई पड़ेगा। प्रभाव का मतलब होता है वो विजिबल होना चाहिए। तो स्लिप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आई स्लेप्ट वाक्य क्या है? सही। समझ में आया? प्रभाव सही है, क्योंकि इस पे कोई प्रभाव नहीं है। समझिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और। कुल मिला के एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया बबुआ। कॉन्सेप्ट ये आया कि आज के बाद कोई भी वर्ड, सुनना मेरे भाई ध्यान से समझना, कोई भी वर्ड अगर आपको दिखाई पड़ेगा, वर्ड कौन सा वर्ड? मेन वर्ड। कौन सा वर्ड मेरे भाई? मेन वर्ड। तो वो दो तरह का होगा। पहला, वो इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा? इफेक्ट। और दूसरा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अच्छा, जहां इफेक्ट डालेगा वहां कोई दूसरा, या तो व्यक्ति चाहिए, पर्सन चाहिए इफेक्ट को ग्रहण करने के लिए, या कोई वस्तु चाहिए, या क्या चाहिए? थिंग चाहिए। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु प्रभाव को ग्रहण कोई ना कोई करेगा। और इफेक्ट नहीं डालेगा तो दूसरा आदमी चाहिए नहीं। ऐसे आप समझ लो कि जो काम आप अकेले कर सकते हो बिना किसी की सहायता के, उसमें कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और जिसमें कोई सहायता चाहिए वो आदमी कौन हो जाएगा? प्रभाव डालेगा। जैसे हंसना, ध्यान से देखो, हंसने का काम आप अकेले कर सकते हो, अकेले में बैठ के हाँ हाँ करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, तो वो हो जाएगा नो इफेक्ट। ठीक है। किसी पे हंसना बात अलग होता है। ऐसे हंसना। रोना अकेले में कर सकता है कि नहीं आदमी? कर सकता है। मरना अकेले में कर सकता है कि नहीं? हाँ ना, ऐसे तो बड़ा भैया हमको मरना है आइए, ऐसे तो नहीं करता है, अकेले मर सकता है। तो सोना हो गया, मरना हो गया, जाना, कहीं अकेले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? अब तुम लोग ये मत सोचना कि ट्रेन जाए बस जाए, अकेले जा सकते हो नहीं जा सकते हो? जा सकता है आदमी। ठीक है, चलो बताओ, डांटना प्रभाव है कि नहीं? दूसरा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चलो, डांटने के अलावा हम पीटना, प्रभाव चाहिए, दूसरा आदमी चाहिए। खाना चाहिए। अकेले अरे कुछ तो खाएगी ना। अकेले मतलब यहाँ देख, पर्सन या थिंग, हवा खा के दिखाओ। अच्छा तुम मेरे घर में आओ, बोले बेटा खाओ। अरे कुछ तो लाइएगा ना महाराज, ऐसा आदमी क्या खाएगा? व्यक्ति या वस्तु। अच्छा खेलना, तुम ऐसे खाली बैठो, खेल के दिखा दो हमको। कुछ तो चाहिए ना रे, कम से कम पेनो तो चाहिए, आदमी गोल गोल घुमाएगा। अब बैठा हुआ है, ओका बोका तीन तलो का, अरे पागल वाला एक्टिविटी है, हम आदमी की तरह तो सोचो कम से कम। कुछ ना कुछ व्यक्ति चाहिए या वस्तु चाहिए, ऐसे ही काम को बनाया गया है। ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स। अच्छा अभी अभी बात बताओ, एक वर्ड है टॉक और एक वर्ड है स्पीक, दोनों में फर्क बताओ। अब यहाँ दोनों आपको दिखाई पड़ेगा। स्पीक कहाँ हो जाएगा? अकेले कर सकते हैं, नहीं होता कि बोल के देखते हैं मेरा आवाज कैसा है, बहुत लोग अकेले में ट्राई करते हैं कि हम गाना कैसा गाते हैं। ओ वाह, अगर अच्छा ठीक है स्पीक। और टॉक मतलब सामने कोई व्यक्ति है। तो स्पीक यहाँ हो जाएगा, मतलब जो काम आप अकेले में कर सकते हो, उससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है, वो कहाँ जाएगा? नो इफेक्ट। तो ये कहाँ जाएगा? इफेक्ट। पक्का समझ में आया? पक्का। ये शुरुआती कॉन्सेप्ट है बबुआ बबुआ बबुआ। जहां नो इफेक्ट है, इसी का नाम है इंट्रांजिटिव। देखो, ट्रांस मतलब होता है प्रभाव का जाना, ट्रांसफर वर्ड सुने हो? ट्रांसफर। और इन मतलब क्या हो गया? नॉट। ये किसी को प्रभावित नहीं करेगा। और जो किसी को प्रभावित करता है ये क्या होता है? ट्रांजिटिव। समझ में आया? जो वर्ब ट्रांजिटिव है, ये दो पार्ट में बांटा जाएगा, एक्टिव में भी बांटा जाएगा और पैसिव में भी बांटा जाएगा। और जो इंट्रांजिटिव है ये एक ही फॉर्म में होता है, एक ही फॉर्म में होता है, एक्टिव। इसमें रहेगा एक्टिव। आज के बाद आपको देखना है, ये एक थ्योरी है कि प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। जैसे 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 सुनना, अच्छा ये पहले समझ लिए, पक्का कसम से दिमाग में चला गया ना, एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ देखना, देखो अपार्ट फ्रॉम थियरी, प्रैक्टिकलिटी एक चीज होता है। अब हम एक वाक्य लिखते हैं, आई लाफ, हम अकेले में हंस सकते हैं कि नहीं? हमको हाँ या ना में जवाब दो। तुम भी हंस सकते हो, भगवान मुंह दिए, हाँ हाँ करो जाके रामदेव बाबा का, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम किसी व्यक्ति पे हंस सकते हैं कि नहीं? हंस सकते हैं, इलीगल है बट हंस तो सकता है आदमी। कोई व्यक्ति लिख दिया, आई लाफ, लाफ एट हिम, एट, दोनों वाक्य सही है। यहां प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा?
जैसे यहाँ प्रभाव पड़ा आप समझ जाओगे ओ ये यहाँ चला गया, प्रभाव डाल रहा है। और आई लाफ में काम अकेले और तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसका पैसिव नहीं होगा, ये सही है। अकेले में आई हंसा आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका पैसिव बन सकता है। इसका पैसिव बनाने के लिए पहले हिम को आगे लाएंगे, ही हो जाएगा, कैसे होगा आगे बताएंगे। ही क्या लगाना होगा, बी प्लस वर्ब थ्री, तो लाफ का तीसरा रूप लाफ, ठीक है, ये लाफ्ट था ना, आई लाफ्ड एट हिम। लाफ्ट वर्ब का दूसरा रूप है, क्या लगाया जाए, भूतकाल में तो आपका सिंगुलर होगा ना, वाज, ही वाज लाफ्ड, एक ऐड क्या बच गया, एक्स्ट्रा वर्ड को छोड़ना नहीं, लिख देना है, बन गया ही वाज लाफ्ड एट। समझ में आ गया। वाज के बाद कोई भी वाक्य मिले तो आपको देखना है पैसिव करने से पहले, पैसिव लिखने से पहले कि वो सामने वाले को प्रभावित कर रहा है या नहीं। पक्का समझ में आया। अब एक बार सोच के यहां से वहां तक देखो, ध्यान से बस देखना कि ये और वो पॉइंट आप समझ गए फिर नहीं समझ। इसके आगे हम काफी पैसिव आपको बताए हुए थे, आई वेंट, आई स्कॉल्डेड, किसका पैसिव बनेगा, किसका पैसिव नहीं बनेगा, स्कॉल्डेड का पैसिव बनेगा। पक्का कोई ना कोई तो डांट सुना होगा, वो आदमी लिखिए, नहीं तो हमको आईवाज लगाना पड़ेगा, तो कोई ना कोई तो होगा ही, दो आदमी चाहिए इसमें, वेंट में कोई दूसरा आदमी चाहिए। तो ये जो लिखा है ये क्या है, समझ में आया पक्का। बउआ, बालक, बालिकावत, शिवानी, कसम खाएगी बेटा, ये बहुत टेढ़ा पढ़ाई है। आज आप जो पढ़े हो ना सिर्फ कॉन्सेप्ट और टेढ़ा पढ़ाई, हमको नहीं पता था कि आज बारिश हो जाएगा। ये अगर हम किसी को वीडियो भी दे देंगे ना तो भी उस बेचारे को समझने में वीडियो को 6 बार देखना पड़ेगा, नहीं तो हमसे आके बात करना पड़ेगा। ह्यूमन टच इसमें चाहिए। एक बार फिर देखिए, अगर दिक्कत है तो हमसे बात कीजिए। 9:36 लेट हो गया। पक्का इतना में कोई कोई दिक्कत नहीं है कसम से, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और अगर दिक्कत हो तो कल हमसे पूछिए। अब मेरे ख्याल से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का पढ़ाई मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब हम अब आइडेंटिफिकेशन पे आ सकते हैं। थोड़ा बहुत कल थोड़ा सा मॉडल का कॉन्सेप्ट देंगे, एकदम स्लाइड 1 मिनट का, जितना का हमको जरूरत है, और हम लोग आ जाएंगे आइडेंटिफिकेशन। मतलब आज के बाद हमें मान के चलना कि आप वर्ब पहचान लोगे, हेल्पिंग वर्ब पहचान लोगे, मेन वर्ब पहचान लोगे, और साथ में एक्टिव है या पैसिव है ये भी पहचान लीजिएगा। एक दो बार दिक्कत होगा शुरुआत में, कोई बड़ा बात नहीं है, बट अगर कॉन्सेप्ट है तो फिर धीरे धीरे वो मजबूत हो जाएगा। एक बात हमेशा समझ के चलिएगा, जो भी आप आज समझे हैं ये एक दिन में मजबूत नहीं होगा, ये आपके पास डाटा आ गया, अब ये डाटा धीरे धीरे यूज होते 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 मजबूत हो जाएगा। आप ऐसा समझिए कि आप बाइक चलाना सीख लिए, रोड पे निकल सकते हैं, बट आज ही धूम में चले, धूम नहीं कर देना है, दिक्कत हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे चलाइए, अब चलाने आ गया है, एक दो बार गिरिएगा, पैर हाथ टूटेगा, तय है। धीरे 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 1 साल 2 साल के बाद आपके पास मजबूती आ जाएगा। तो जब आप 200 300 सवाल बना लेते हो, एक स्ट्रेंथ जो होना चाहिए ना वो आ जाता है। अभी आप सीख लिए हो बट कॉन्फिडेंस अभी नहीं। सब कोई पहला बार जब साइकिल लेके घर से बाहर निकला होगा ना, पीछे से ट्रक हॉर्न दिया होगा तो सबका हाथ पांव खुला होगा, हालांकि उसको पता है कि सेफ है, बट जैसे ट्रक हॉर्न मारेगा लगा अब यही कुछ चल ही देगा हमको, ठीक है। कोई नया नया स्कूटी लेके निकलता है, फिर बाइक लेके निकलता है, आपको पता चल जाएगा आदमी को। पहले आप हॉर्न मारोगे ना, हॉर्न आप दूर से मारे हो, वो उधर कटल है, किसी दुकान में जाके घुस जाएगा बेचारा, क्योंकि वो नया नया अनुभव नहीं है। अब बाद वाला ढीठ हो जाता है, नहीं हटेंगे, आपको कुचलना है कुचल दीजिए, सर पे कफन बांध के निकले हैं, ऐसा भी कुछ लोग होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट दिमाग में बस होना चाहिए। पक्का डाटा क्लियर है, कसम से बोलेगी मिस्टर बउआ, तीनों आदमी पक्का बउआ, कसम से ना, विद्या कसम, छुटकू, अगर हाँ ना खाली गर्दन हिले गला काट देंगे, आया समझ में, पक्का ना भाई। चलो बउआ लास्ट में, पक्का बउआ सही है। छोटू, प्रियांशु, अभी क्या होता है, अब ये ना पढ़ाए हैं शिवानी कुमारी, ठीक है। एक बार इसको और देखना, अगर दिमाग में हल्का कंफ्यूजन लगे ये चीज कैसे है तो हमसे पूछिए। अगर लग रहा है कि नहीं आ गया है, थोड़ा मजबूती चाहिए, तो इट विल टेक टाइम। मजबूती एक दिन में नहीं आ सकता है, और मजबूती एक दिन में पता है कब आता है, आ जाएगा, हम आपको कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं, मजबूती रहेगा ना एकदम। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, राम इट्स मैंगो, तुम भी खुश हम भी खुश, राम आम खा गया, कहानी खत्म। तो बच्चे को खुश करने का एक और तरीका है, उसको उतना ही पढ़ा दीजिए जितना उसको पहले से आ रहा है, वो भी खुश हम भी खुश, बट उससे काम चलने वाला नहीं है। ईमानदारी में थोड़ा कष्ट होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड लक, गुड डे, थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो तो देना पड़ेगा सबको।